दोस्तों नमस्कार। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि ये बात और भी अन्य लोगों के पास तक पहुंचे। और बात पसंद आती है तो आप कमेंट्स ज़रूर करें। स्वतंत्रता के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ी गई और जब हम आज़ाद हुए तो हमने एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया और उस लोकतांत्रिक व्यवस्था में इसका आधार ही समानता, न्याय, भाईचारा और धर्मनिरपेक्षता है। यही मूल्य हमारे संविधान के मुख्य मूल्य हैं और जिन्हें हम संवैधानिक मूल्य कहते हैं। और यह इसलिए क्योंकि यही एकमात्र प्रणाली है जो हर नागरिक को बराबर का अधिकार देती है, सम्मान देती है और उसे एक गौरवशाली नागरिक का अधिकार भी प्रदान करती है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वह हर नागरिक को बराबरी का दर्जा देता है, जिससे कि वह नागरिक देश के विकास और कल्याण में अपना भरपूर योगदान दे सके, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या आर्थिक पृष्ठभूमि का हो, महिला हो, पुरुष हो। यह देश उसके साथ भेदभाव नहीं करेगा। संविधान ने हमें यह सुनिश्चित किया है कि हम प्रजा नहीं हैं, बल्कि हम एक नागरिक हैं जिसके पास अपनी सुरक्षा, स्वतंत्रता और अधिकारों का हक है। और यही एक विशेषता है जो हमको दुनिया में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान देती है और बहुत सम्मानजनक स्थान देती है, जो कि लोकतांत्रिक व्यवस्था है। आज भारत में जो प्रमुख समस्याएं दिखाई देती हैं, जैसे बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की गिरती हुई गुणवत्ता, ये सीधा सीधा समाज पर गहरा असर डालती हैं। ये समस्याएं सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि वे इन्हें सुलझाने के लिए ठोस कदम उठाएं। परंतु आज राजनीति का एक बड़ा हिस्सा इन समस्याओं से बचने की कोशिश करता है और इन समस्याओं का समाधान करने की बजाय अक्सर नेता ऐसे मुद्दों को प्राथमिकता देते हैं जो भावनात्मक रूप से जनता को प्रभावित करते हैं, जैसे हिंदू राष्ट्र, मंदिर मस्जिद विवाद या इतिहास की कुछ बातें, खासकर मुगल शासन की आलोचना है। मुद्दे न केवल समाज में ध्रुवीकरण को बढ़ावा देते हैं, बल्कि जनता का ध्यान असली समस्याओं से हटाते भी हैं। आइए इन मुद्दों पर हम गहराई से चर्चा करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हिंदू राष्ट्र का मुद्दा। हिंदू राष्ट्र की अवधारणा मतलब भारत को एक खास धर्म के आधार पर संगठित करने की बात की जाती है, जो कि हमारे संवैधानिक मूल्यों के विरुद्ध है। भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से धर्मनिरपेक्षता और समानता की नींव रखी गई है। इसका मतलब है कि राज्य का किसी एक धर्म के साथ विशेष नाता नहीं हो सकता और सभी धर्मों के लोगों को एक साथ मिलजुल कर रहने का अधिकार मिलना चाहिए। यदि हम हिंदू राष्ट्र की बात करें तो इसके साथ यह स्वाभाविक रूप से जुड़ता है कि देश का शासन हिंदू धर्म के आधार पर चलेगा। लेकिन सवाल उठता है कि हिंदू धर्म की किस व्याख्या को सही माना जाएगा और हिंदू धर्म के किस ग्रंथ के आधार पर यह देश चलाया जाएगा। क्या हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था, जो 4 वर्णों पर आधारित है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, क्या इस व्यवस्था का पालन किया जाएगा? और इस वर्ण व्यवस्था में महिलाओं का और शूद्रों का क्या स्थान रहेगा? यह एक तथ्य है कि इस प्रणाली में महिलाओं और शूद्रों को हमेशा निम्न स्थान दिया गया है। ऐसे में यह सोचना बहुत जरूरी है कि SC, ST, OBC और महिलाओं को वर्ण व्यवस्था के तहत न्याय मिलेगा। संवैधानिक व्यवस्था ने इन वर्गों को जो अधिकार और सुरक्षा दिया है, वर्ण व्यवस्था में नहीं मिल सकेगा। हिंदू धर्म की परंपरागत व्यवस्थाओं के अनुसार महिलाओं का स्थान गौण माना जाता है। वर्ण व्यवस्था में उनका कोई स्वतंत्र स्थान नहीं है। महिलाएं केवल पुरुषों के अधीन मानी गई हैं।
और समाज के उच्च वर्गों ने उनके अधिकारों और स्वतंत्रता को सदियों तक दबाए रखा है। अगर हम हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को अपनाते हैं तो क्या यह संभव है कि महिलाओं को आजादी और अधिकार मिले जो कि हमारे संविधान ने उन्हें दिया है? हिंदू धर्म की व्यवस्था ने महिलाओं को सदियों तक, हजारों साल तक मंदिर में प्रवेश तक करने की इजाजत नहीं दी है, जबकि भारतीय संविधान ने उन्हें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक बना दिया है। वर्ण व्यवस्था के अनुसार शूद्रों के नाम पर अन्य पिछड़े वर्गों को भी सदियों तक निम्न स्थान पर रखा है और आज भी समाज के ये वर्ग अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। संविधान ने इन्हें समानता और न्याय के साथ साथ रक्षण जैसी नीतियों से सामाजिक, शैक्षिक और राजनीतिक प्रगति का अवसर दिया है। हिंदू राष्ट्र की व्यवस्था के तहत क्या ये वर्ग अपने संवैधानिक अधिकारों को सुरक्षित रख पाएंगे? नेता जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं वे इस सवाल का उत्तर नहीं देते कि एक धर्म विशेष की व्यवस्था कैसे सभी नागरिकों के लिए न्याय संगत होगी। इस तरह की राजनीति का मकसद अक्सर समाज के वास्तविक मुद्दों को, जैसे बेरोजगारी, महंगाई और शिक्षा, स्वास्थ्य की गुणवत्ता में गिरावट से ध्यान हटाना होता है। इसके बजाय हमें यह सोचना चाहिए कि एक नागरिक के रूप में हमारी जिम्मेदारी क्या है। हमारा फर्ज है कि हम अपने संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करें। हमें अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सजग रहना चाहिए और नेताओं से इन मुद्दों पर जवाबदेही मांगनी चाहिए जो सच में हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि किसी एक धर्म पर आधारित शासन पद्धति न केवल संवैधानिक असमानता पैदा करती है बल्कि यह समाज के पिछड़े और कमजोर वर्गों को पीछे ढकेल सकती है। हमें एक नागरिक के रूप में यह सोचना चाहिए कि हमारा देश उन संवैधानिक मूल्यों पर खड़ा है जो समानता, न्याय और धर्मनिरपेक्षता पर आधारित हैं। अगर हम हिंदू राष्ट्र जैसे विचारों को अपनाते हैं तो न केवल संवैधानिक मूल्यों का ह्रास होगा बल्कि कमजोर वर्गों के साथ घोर अन्याय भी होगा। इसलिए हमें जागरूक रहकर असली समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करना होगा और अपने नेताओं से जवाबदेही मांगनी चाहिए ताकि देश की प्रगति और समृद्धि सुनिश्चित हो सके।